समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हमारे साथी बजरंग पटेल जी थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, इसलिए वो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो सके। जैसे वो स्वस्थ हो जाएंगे वो फिर हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। हमारे देश में मोदी सरकार के 11वां साल बीत जाने के बाद हमारे देश के मुख्य जो प्रचार माध्यम है, मीडिया हाउसेस हैं, वो मीडिया हाउसेस मोदी जी के समर्थन में 11 साल में मोदी जी के क्या की उपलब्धियां हैं, मोदी जी के शासनकाल में हमारी देश कितनी तरक्की की है, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की जनता का क्या भला हुआ है, इन तमाम सारे प्रचार हमारे देश के जो मीडिया हाउसेस हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से प्रचार सोशल मीडिया में जो भाजपा समर्थित लोग हैं उनके द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े बातें हैं, लेकिन जितनी भी बातें हैं उसमें वास्तविकता या वास्तविक जो तथ्य है, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े हमारे और आपके सामने नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ हवाई बातें हो रही है, तथ्य विहीन बातें हो रहे हैं, आंकड़े विहीन बातें हो रहे हैं और जनता के बीच में एक माहौल बनाया जा रहा है। 2014 के पहले मोदी जी ने यह घोषणा किया था या भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा किया था कि सरकार अगर मोदी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जो महंगाई है वो महंगाई वो कम करेंगे, किसानों के आय वो 2 गुना कर देंगे, जो काला धन है वो काला धन वो देश में वापस लाएंगे। अब ये सब जो घोषणा करके 2014 में जब सत्ता में भाजपा काबिज हुई, आज 11 साल बाद जब प्रचार हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं मोदी जी के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में, तब कोई भी मीडिया इन बातों को जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। कोई भी ये नहीं बोल रहे हैं या प्रचार में ये बात सामने नहीं आ रहा है कि 11 साल में हमारे देश के अंदर मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा किया था कि मोदी की सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो इसका मतलब है 11 साल में 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिले? अगर 22 करोड़ नहीं मिले तो 2 करोड़ मिले, 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। ये आंकड़ा, ये तथ्य देश के जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है। तो तुलनात्मक कोई बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में नहीं रखा जा रहा। 2014 के पहले महंगाई कितनी थी, 2025 में आज महंगाई कितनी है? गैस सिलेंडर का कीमत 2014 में क्या थी, 2025 में क्या है? पेट्रोल डीजल की कीमत 2014 में क्या थी, आज क्या है? यह कोई तुलनात्मक कोई भी बातें मीडिया के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से इन बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब इन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो आम जनता तुलना नहीं कर पाएगी, तुलनात्मक कोई आकलन नहीं कर पाएगी आम जनता। और ये मोदी की सरकार या मोदी जी या हमारे देश के कॉरपोरेट घराना यही चाहता है कि एक तरफा प्रचार हो, मोदी जी के प्रचार एक तरफा हो, ताकि मोदी जी जो कॉरपोरेट घराने के लिए काम करते हैं, जो कॉरपोरेट घराने के हित में नीतियां बनाते हैं, उस पर कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। मोदी जी रहेंगे
तभी कॉर्पोरेट हाउस मालामाल होंगे। मोदी जी रहेंगे तभी कॉर्पोरेट हाउसों के मुनाफा, मोदी जी रहेंगे तभी कॉर्पोरेट हाउस के जो टैक्स है उन टैक्स में कटौती होगा। मोदी जी रहेंगे तभी बैंकों से कॉर्पोरेट हाउसेस के जो कर्ज है वो कर्ज माफी होंगे। तो मोदी जी रहना कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए जरूरी है। और कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए क्योंकि मोदी जी जरूरी है, इसलिए कॉर्पोरेट हाउसेस जो मीडिया को नियंत्रित करता है उस मीडिया में मोदी के गुणगानी गाए जाएंगे। यह स्वाभाविक बात है। अस्वाभाविक तब होता जब मीडिया मोदी जी से सवाल करते। मोदी ने 2014 घोषणा किया था काला धन वापस लाएंगे, वो काला धन क्यों नहीं वापस आया? अगर मीडिया ये सवाल करता कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा आप किए थे, आप 2 करोड़ लोगों में से कितना लोगों को 11 साल में रोजगार दिए? अगर मीडिया ये सवाल करता कि आपने वादा किए थे कि महंगाई कम करेंगे, वो महंगाई का क्या स्थिति है? आवश्यक वस्तु चावल, आटा, दाल, चीनी, तेल, उसकी कीमत क्यों कम नहीं हो रहा है? मीडिया अगर ये सवाल करता कि हमारे देश के जो महिला हैं उन महिलाओं की स्थिति क्यों खराब है, ये सवाल अगर मीडिया करता तो ये अस्वाभाविक होता, क्योंकि ये मीडिया जिस कॉर्पोरेट हाउस नियंत्रित करती है वो कॉर्पोरेट हाउस का ही काम मोदी सरकार कर रही है। इसलिए इस मीडिया से उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि ये मीडिया मोदी जी से सवाल करेंगे। ये मीडिया मोदी जी का चाटुकारिता कर सकता है, क्योंकि मोदी जी के कारण ही ये मीडिया के मालिकों का मुनाफा बढ़ रहा है, मीडिया के मालिक माला माल हो रहे हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ सरकार के आंकड़े रखना चाहेंगे। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, ये आंकड़े हवा में निकाला गए आंकड़े नहीं है। सरकारी आंकड़े जो हमारे और आपके बीच में उपलब्ध है, जिसको छुपाने का काम मोदी सरकार कर रहे हैं, जिनको प्रचार में मोदी सरकार या मीडिया लाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो आंकड़े जो प्रचार मोदी सरकार के पक्ष में किया जा रहा है वो आंकड़े उसके ठीक विपरीत है। इसलिए उन आंकड़े को छुपाए जा रहे हैं, इस प्रचार में लाया नहीं जा रहा है। सामने लाएंगे तो मोदी सरकार के पक्ष में जो माहौल तैयार किया जा रहा है, मोदी सरकार के पक्ष में जो वातावरण निर्मित किए जा रहे हैं, वो वातावरण निर्मित नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने तय किए हैं कि जब एक तरफ सरकार के पक्ष में देश के मुख्य धारा के जो मीडिया है, कॉर्पोरेट घराने के जो मीडिया है, वो अगर मोदी जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने जो वास्तविकता है देश के, उस वास्तविक तस्वीर को भी हमें जनता के सामने ले जाने की आवश्यकता है। जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 11 वर्ष के अपने शासन काल में हमारे देश, मोदी जी के शासन काल में हमारे देश के बेटियों की क्या हालत है। सरकार प्रचार कर रही है कि हमारे देश के जो बेटियां हैं, जो लाडली है, वो आसमान छू रही है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे तो कहना ही क्या, मोदी जी ने अपना पूरा काम 11 साल में कर लिए हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे देश के अंदर जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो रोजगार की जो असमानता है, उस असमानता की जो खाई है वो मोदी के राज में बड़ा है। 2018 में पुरुष और महिलाओं के काम करने, रोजगार के जो असमानता का दर था वो 72% था, और 2022 में ये जो असमानता का दर है, ये असमानता का दर 78% हो गया है। यानी 4 साल में पुरुष और महिलाओं के रोजगार करने की जो असमानता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि हमारे देश में जो सरकार है, जो मनुवादी विचारधारा पे संचालित होती है, इस सरकार चाहती है कि हमारे देश के महिलाएं घर के अंदर ही सीमित रहे,
हमारे देश के महिलाएं घर के बाहर रोजी रोटी के लिए ना जाए, और जो परिस्थिति निर्मित कर दिया जाता है, उस परिस्थिति के कारण हमारे देश के महिलाएं रोजगार में जाने के बदले वो घर के घरेलू काम में अपने आप को सीमित करके रख दिए हैं। शहरी क्षेत्र में जो शिक्षित महिलाएं हैं, शहरी क्षेत्र के शिक्षित महिलाओं में मोदी के प्रथम 6 साल में उनकी जो बेरोजगारी दर है वो 5 गुना बढ़ा है। 4% था, 4% से उन शिक्षित बेरोजगार शहरी क्षेत्र के महिलाओं में बेरोजगारी दर 20% तक पहुंचा है। तो जिस अपने प्रचार में 11 वर्ष के उपलब्धि के प्रचार में वो बार बार सिर्फ रोजगार कितना दिए हैं हमारे देश के अंदर, इस बात का कोई आंकड़े वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ जो कौशल विकास की बात वो कर रहे हैं प्रचार में, लेकिन कौशल विकास कोई रोजगार नहीं हो सकता है। कौशल विकास एक प्रशिक्षण देने की बात है जिसमें उनको विकसित किया जाता है, उसके कौशल क्षमता को विकसित किया जाता है। इसका मतलब रोजगार देना नहीं होता है। तो मोदी ने सत्ता में आने के पहले या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पहले 2000 के पहले ये नहीं बोला था कि कौशल विकास में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौशल विकास में नियुक्त करेंगे। उनका यह घोषणा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात को अब वो पलट के कौशल विकास की बात कर रहे हैं। कौशल विकास के आंकड़े हमारे और आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सरासर धोखा देने वाली बात है। ये रोजगार का सवाल है। साक्षरता सवाल को हम अगर देखेंगे, शिक्षित, तो साक्षरता के दर में पुरुष और महिलाओं के जो अनुपात था साक्षरता में वो 17% था 2011 में। 2017 में वो जो अनुपात है वो बढ़ के 20% हो गया है। मतलब महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो घटा है। जो सरकार के आंकड़े हैं, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। ये आंकड़े अगर हम देख रहे हैं तो इससे साफ पता लग रहा है कि वो जो दावा पेश कर रहे हैं मोदी की सरकार, वो दावा कितने बेबुनियाद है, वो दावा कितने झूठे हैं। उस दावा के साथ सच्चाई का कोई संपर्क ही नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पूरे दुनिया के अंदर ये पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानता है उसके बारे में ये सर्वे करके रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत का स्थान था 108 पे। 2024 में भारत नीचे गिर के भारत का स्थान हो गया 129 में। तो ये जो महिला और पुरुषों के बीच में जो असमानता है, ये असमानता मोदी के शासनकाल में बढ़ा है। मोदी के शासनकाल में ये कम नहीं हुआ है। मोदी के शासनकाल में ये असमानता और ज्यादा व्यापक हुई है। ये आंकड़े, सरकार के ये आंकड़े, दुनिया के सर्वे की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये साबित कर रहा है कि मोदी जो दावा आज कर रहे हैं प्रचार माध्यमों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए, वो दावा सरासर एक खोखला दावा है। उस दावा के साथ सच्चाई की कोई संबंध नहीं है। मोदी जी मन के बात में ये बात उन्होंने कहा है कि 70 वर्ष में पहली बार हमारे देश के जो मेहनतकश लोग हैं उनके चेहरे में मोदी राज में मुस्कान देखा गया है। यानी मोदी जी मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं। मन की बातों में मोदी जी ने ये दावा किए। अब हमारे देश के मजदूरों के मुस्कान मोदी जी कहां से देख लिए हैं ये तो मोदी जी बता पाएंगे, लेकिन हमारे देश के जो मजदूरों की स्थिति है, मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मजदूरों के जो अधिकार है उस अधिकारों में लगातार कटौती मोदी के राज में हुआ है। जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है, उस कॉन्फेडरेशन ने जो रिपोर्ट पेश किया है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मोदी के राज में हमारे देश के मजदूरों के
जो मालिकों के साथ अपने वेतन बढ़ाने के लिए जो मोल भाव करने का अधिकार था, उस अधिकारों में कटौती हुआ है। जो ओवर टाइम के तनख्वाह जो है उसमें कटौती हुए हैं। ट्रेड यूनियन बनाने के जो अधिकार था, उस अधिकारों में मोदी राज में कटौती हुए हैं। संगठित रूप से आंदोलन करने का जो अधिकार हमारे देश के मजदूरों का था, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उस आंदोलनों के प्रति मोदी के राज में दमन चक्र तेज हुआ है। उस रिपोर्ट में तमिलनाडु के अंदर सैमसंग कंपनी के काम करने वाले मजदूरों के जो आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन को वहां की सरकार ने दमन किया था, उस आंदोलन का भी जिक्र उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का जो रिपोर्ट पेश हुआ है, 151 देशों के आधार पे 151 देशों में मजदूरों को मिलने वाली जो अधिकार है, उस अधिकारों में सबसे नीचे के जिन देशों का नाम आता है, भारत का नाम उन देशों के साथ शामिल किया गया है। यानी 151 देशों में मजदूरों को मिलने वाले अधिकार के बारे में एकदम नीचे के पंक्तियों में जिन देशों का नाम है, उसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो फिर मोदी जी जो मुस्कान देख रहे हैं मजदूरों के चेहरे पे, मोदी जी जो मुस्कान देख रहे हैं या हंसी जो देख रहे हैं हमारे देश के मजदूरों के चेहरे पे, वो कहां से उनको दिखाई दे रहा है, वो मोदी जी बता पाएंगे। हमारे देश के अंदर जो श्रम कानून थे, जिस श्रम कानून के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का कानून था, 8 घंटा काम करने का कानून था, मजदूर मालिकों के साथ कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद होता था, उसको हल करने के लिए श्रम न्यायालय में मजदूर जा सकते थे, ओवर टाइम के नियम थे, कानून थे। तो ये जितने भी कानून थे, सामाजिक सुरक्षा के कानून थे, पेंशन थे, ग्रेचुइटी थे। अब ये जितने भी श्रम कानून थे, इस श्रम कानून को खत्म करके जो 4 श्रम कोड बनाए गए हैं, जिस श्रम कोड बना के इन सभी श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है मोदी ने, तो ये हमारे देश के मजदूरों के अधिकारों पे सीधा सीधा हमला मोदी के इस 11 सालों में मोदी ने किया है। और मोदी के राज में मजदूरों के जो अधिकार है, उन अधिकारों के ऊपर हमला और ज्यादा तेज हुआ है। मोदी सरकार ये प्रचार कर रही है, तो भारत दुनिया के तीसरे अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान के अर्थव्यवस्था से भी वो आगे बढ़ गया, जापान को पीछे छोड़ दिया है। नीति आयोग के रिपोर्ट में यही बात आया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हमारे देश के जो प्रति व्यक्ति आय है और जापान के जो प्रति व्यक्ति आय है, वो अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये अर्थव्यवस्था जापान से आगे जाने की जो प्रचार किया जा रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है? जापान में प्रति व्यक्ति जो आय है, वो आय है $33,300 जापान का। वही भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय जो है $2,880। कहां $33,300 और कहां $2,800। यानी भारत में प्रति व्यक्ति औसत जो आय है, उससे 15 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जापान में है। और हम ये दावा कर रहे हैं जापान की अर्थव्यवस्था को हम पीछे छोड़ के आ गए, आगे निकल के आ गए। हम जो है दुनिया के अंदर तीसरे अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जापान की जो अर्थव्यवस्था है, $4,186 बिलियन का अर्थव्यवस्था है जापान का, और भारत का $4,187 बिलियन। इस लिहाज से वो दावा कर रहे हैं कि वो जापान को पीछे छोड़ दिए। लेकिन जापान की जो प्रति व्यक्ति आय है, वो हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय से 15 गुना अधिक है। विश्व असमानता रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के जो आर्थिक असमानता है, अमीर और गरीबों के बीच में ये जो खाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के राज में
1922 में अंग्रेज के जमाने में जो असमानताएं थी उस जगह में पहुंचा दिया है मोदी जी के राज में। असमानता की खाई इतनी बढ़ गई है हमारे देश के अंदर कि अंग्रेज के जमाने में 1922 यानी 100 साल पहले जिस जगह पे थे असमानता, उस जगह पे मोदी के राज में वो असमानता की खाई बढ़ी है। हमारे देश के अंदर जो संपत्तिशाली लोग हैं, जो धनी लोग हैं, कुल राष्ट्रीय आय के 22% संपत्ति 1% धनी लोगों के कब्जे में है। और मोदी जी खुद कह रहे 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज खा रहे हैं। तो एक तरफ 1% लोगों के पास 22% राष्ट्रीय आय का संपत्ति होना और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज बांट के मोदी जी उपकृत कर रहे हैं। तो ये खाई कितना गहरा हुआ है, ये असमानता कितना गहरा हुआ है मोदी के राज में, ये आंकड़े इस तस्वीर को बता रहा है। जो औद्योगिक उत्पादन है, इस साल के जनवरी से लेकर मार्च के जो औद्योगिक उत्पादन का रिपोर्ट है वो बता रहा है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आया है। पिछले साल के अपेक्षा इस साल के पहले 3 महीने में गिरावट आया, जो 2.7% के दर से गिरावट है, जो पिछले साल की अपेक्षा सबसे अधिक है मोदी जी के राज्य में। उत्पादित सामान के बिक्री के दर में, उत्पादित सामान के बिक्री के दर में भी गिरावट आई है मोदी जी के शासनकाल में। 9.2% से घटकर 5.7% में पहुंच गया बिक्री उत्पादित सामग्री के। एक तरफ हमारे देश के संपत्ति को, हमारे देश के संपदों को मुट्ठी भर लोगों तक पहुंचाना, आम नागरिकों के पास पैसा ना होना, क्रय शक्ति लगातार घटते जाना, क्रय शक्ति घटने के कारण हमारे देश के जनता के पास खरीदने की ताकत नहीं रहना और जनता के पास खरीदने की ताकत नहीं होने के कारण हमारे देश के कारखानों के अंदर जो उत्पादित सामान तैयार हो रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, वो सामान बाजार में बिक नहीं रहा है और वो सामान बाजार में नहीं बिकने के कारण हमारे देश के अंदर जो उद्योग है वो उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं या उस उद्योग के अंदर जो उत्पादन है उस उत्पादन में लगातार गिरावट जारी है। तो समस्या ये है कि हमारे देश के लोगों के पास, बहुमत लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं है, उनकी क्रय क्षमता लगातार घट रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास आय के कोई साधन नहीं है, लोगों के जीविका के कोई रास्ते नहीं है, तो जिसके कारण लोगों के पास खरीदने की ताकत खत्म हो रही है। तो जब ये एक स्थिति है देश के अंदर कि देश के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन के सामान बाजार में बिक नहीं रहा है, हमारे देश के लोगों के पास रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि जब कारखाने घाटे में जाएंगे स्वाभाविक रूप से वो मजदूरों की छटनी करेंगे, या कारखाने बंद होंगे या कारखाने से या लोग जो रोजगार में लगे हैं रोजगार से उसको निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो विदेशी पूंजी निवेश है, मोदी के राज में उस विदेशी पूंजी निवेश में भी लगातार गिरावट दर्ज हुआ है, लगातार गिरावट हुआ है विदेशी पूंजी में हमारे देश के अंदर, क्योंकि जब देश एक गंभीर संकट में है तो कोई भी हमारे देश के अंदर पूंजी निवेश करने के लिए तैयार नहीं होगा। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी दर्ज किया गया है। 2021 में हमारे देश में 38.6 बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। 2021 में 38.6 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश। 2022 में वो घटकर महज 28 बिलियन डॉलर में पहुंच गए। 38 से 28 एक साल में 10 बिलियन डॉलर घट गया। उसके बाद 2023 में 10.1 बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
और 2024-25 में $0.4 बिलियन। तो 11 साल के हिसाब लेने की जरूरत नहीं है। 2021 से 2024-25 के 4 साल के जो रिपोर्ट कार्ड है विदेशी पूंजी निवेश के, उस रिपोर्ट कार्ड बता रहा है $38 बिलियन से घट के अब $1 बिलियन भी हमारे देश के अंदर विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। सबसे चिंताजनक जो बात है वो जो विदेशी पूंजी निवेश हुआ था इस दौरान मोदी के राज में $51.5 बिलियन हमारे देश से विदेशी पूंजी निवेश जो हुआ था वो राशि वो वापस ले गए। तो ये है मोदी जी के 11 साल के रिपोर्ट। जो सरकार के आंकड़े हैं, ये आंकड़े सरकार गोदी मीडिया में, कॉर्पोरेट मीडिया में ये सरकारी आंकड़े जनता के सामने पेश नहीं करेंगे, ये जनता के सामने नहीं रखेंगे। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद ये घोषणा किया था कि 22 तक हमारे देश के अंदर हर किसी के पास मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने गरीब परिवार है हर किसी को 2022 तक मकान उपलब्ध, पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी वास्तविक तस्वीर क्या है? उनका लक्ष्य था कि शहरी क्षेत्र में 1.12 करोड़ पक्का मकान बनाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 2.94 करोड़ पक्का मकान बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 2022 तक पूरा कर लेंगे। 2022 तक ये पूरा नहीं कर पाए मोदी जी। अब इसके लक्ष्य 2029 तक उन्होंने रखे हैं कि 2029 तक ये लक्ष्य को लेंगे कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 1.12 करोड़ का लक्ष्य उन्होंने रखे थे 2022 तक पूरा कर लेंगे करके, 2024 में उसकी वास्तविकता क्या है? 1.12 करोड़ मकान में से सिर्फ 32 लाख मकान बना पाए। और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति यह है कि जो 2.94 करोड़ मकान बनाने का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसमें 36 लाख मकान के काम ही शुरू नहीं हुए ग्रामीण क्षेत्र में। मकान बनाने की बात, अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वर्ष के बजट में कटौती भी कर दिया गया है। तो ये सब सिर्फ लफ्फाजी है। हकीकत में अगर जब हम तथ्य और आंकड़े को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उनकी जो बड़े बड़े दावा, उनकी जो बड़ी बड़ी घोषणा है, सिर्फ सपने दिखाते हैं। सपना के सौदागर है ये। सपना दिखा के लोगों से वोट लेते हैं, लोगों की वाहवाही लूटते हैं। उसकी वास्तविक तस्वीर को हम अगर देखेंगे, जब हम आंकड़े को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि सब जो है सबकी हवा निकली हुई है, सब धरातल पे कुछ भी नहीं है। और वास्तविकता क्या है? जो मकान बनाने का दावा करते हैं, जो सरकार ये बोल रहा है कि सबको पक्का मकान देंगे, वही मोदी के राज में हमारे देश के अंदर नगर के सौंदर्यीकरण के नाम पर हमारे देश में 1,07,450 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया है। जो पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देने का घोषणा करता है, वही सरकार उसी मोदी के राज में हमारे देश के अंदर 1,07,450 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया। 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। यानी प्रति घंटा में हमारे देश के अंदर 58 लोग बेघर हो रहे हैं और दैनिक लगभग 260 घरों को तोड़ा जा रहा है। तो जो 11 साल की इतनी वाहवाही, इतनी प्रचार, इतना महिमा मंडित करके जो प्रचारित किए जा रहे हैं, उस प्रचार का वास्तविकता यही है कि हमारे देश के अंदर जो आम जनता है, जिस आम जनता की बातों को प्रचारित करके मोदी जी 2014 में सत्ता में काबिज हुए हैं, आम जनता के अंदर जो नाराजगी थी,
पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों को लेकर, और जिस नीतियों का विरोध करके मोदी सरकार लोगों को सपना दिखाए थे कि मोदी अगर सत्ता में आएगा, मोदी अगर सत्ता में काबिज होगा तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की स्थिति बेहतर होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि 11 साल में गरीबों के ऊपर और ज्यादा हमले हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन कॉरपोरेट घराने का जो बैंक का जो कर्ज है, वो बैंक का कर्ज मोदी के राज में बढ़ा है। और हमारे देश में मोदी ने इन कॉरपोरेट घराने के 6,50,000 करोड़ के कर्ज को माफ किया है। लेकिन हमारे देश के जो किसान हैं, उन किसानों का कर्ज माफ मोदी सरकार नहीं कर रही है। जो किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश है, जो किसान कर्ज के कारण पूरे जिनके परिवार तहस नहस हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, उन गरीब किसानों के कर्ज माफ करने के बदले वो उन कॉरपोरेट घराने के कर्ज माफ कर रहे हैं जो लोग पहले से ही मालामाल है। और ये लोग पैसा बैंक से कर्ज लेकर दूसरे देशों में पलायन कर जा रहे हैं, दूसरे देशों में भाग जा रहे हैं हमारे देश के पैसा को लेकर। और मोदी जी उनको पकड़ने में भी पूरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। हमारे देश की जो भुखमरी है, वो जो सूचकांक है हंगर रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक, मोदी राज में 127 देश में हमारा देश का स्थान है 105 नंबर पे भूखमरी के स्थान पर। हमारे देश के अंदर जितने पब्लिक सेक्टर थे, सार्वजनिक उद्योग थे, जिन सार्वजनिक उद्योग हमारे देश के अंदर रोजगार देने का काम करता था, जिस सार्वजनिक उद्योग हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया था, अब उस सार्वजनिक उद्योगों को कॉरपोरेट घराने को बेचने का नीति मोदी जी ने बनाया है। और मोदी जी ने तय किया है, मोदी जी के सरकार ने यह तय किया है कि इस साल उस सार्वजनिक उद्योगों को बेच के 10 लाख करोड़ रुपया आय करेगी। जो सार्वजनिक उद्योग मुनाफा में चल रहे हैं, उस सार्वजनिक उद्योग को कॉरपोरेट के भेंट के रूप में देने के लिए तैयार है। तो मोदी के ये जो 11 साल है, इस 11 साल के जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये बता रहा है कि इन 11 सालों में हमारे देश की जो गरीब जनता है, वो गरीब जनता को कोई भी राहत किसी भी कीमत पे उनको कोई राहत नहीं मिला है। उनके ऊपर और ज्यादा दमन हुआ है, उनके ऊपर महंगाई, उनके बेरोजगारी, उनकी भूखमरी और ज्यादा बढ़ा है, उनकी जीवन और ज्यादा नरकीय हुआ है। उनको कोई राहत मोदी के 11 साल में नहीं मिला है। अगर राहत मोदी के 11 साल में किसी को मिला है तो हमारे देश के अंदर जो कॉरपोरेट घराने हैं, हमारे देश के अंदर जो अंबानी है, अडानी है, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग जिनके लिए मोदी जी नीतियां बनाए, जिनके लिए मोदी जी काम किए हैं और जिनकी चौकीदारी मोदी करते हैं, उनके ऊपर कोई भी, उनके मुनाफा में कोई भी हमला ना हो सके। इसलिए श्रम कानूनों को खत्म करके श्रम कोड बनाया गया। इसलिए श्रमिकों के लड़ाई लड़ने के जो अधिकार है, उस अधिकार को खत्म कर देने का काम कर रहे हैं। इसलिए श्रमिकों के ट्रेड यूनियन बनाने के जो अधिकार है, उस अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे देश के कॉरपोरेट के मुनाफा को सुनिश्चित रखा जा सके। उनकी मुनाफा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश के गरीब जनता के ऊपर और ज्यादा बोझ डालने के लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है। बहुत बहुत धन्यवाद।